बात 2003 रामगढ़ की है। उस समय कंप्यूटर नया नया आया हुआ था। एक बार की बात है कि एक दिन 3 दोस्त ईशान, यश और अंकिता यश के घर में आए हुए थे। तुमने कभी डार्क वेब के बारे में सुना है? हाँ, मैंने सुना है, मगर ये भी सुना है कि वो बहुत खतरनाक है। अगर कोई उसमें गलती से पहुंच जाए तो वो आज तक जिंदा नहीं बचा। हम तीनों ने इंटरनेट की पढ़ाई भी अच्छे से की है। क्यों ना हम आज डार्क वेब के बारे में देखें कि क्या होता है। देखो, बात तुम लोगों की सही है, मगर इसमें खतरा बहुत है। पर चलो ना एक बार जाकर देखते हैं कि ये कितना खतरनाक है। अगर कुछ खतरा होगा तो हम लोग वेबसाइट को बंद कर देंगे। चलो ठीक है। इसके बाद यश उस साइट पर लॉगिन कर देता है और तभी उन लोगों को एक इंटरफेस नजर आता है जिसमें उनके नाम लिखने का ऑप्शन आता है। इसके बाद यश उस वेबसाइट पर दिए गए उस ऑप्शन पर तीनों के नाम लिख देता है और नाम लिखते ही वह वेबसाइट अचानक तेज रोशनी से बंद हो जाती है। देखो, हमें कौन सा खतरा हुआ है। ये वेबसाइट लगता है हमसे ही डर के बंद हो गई। ईशान और अंकिता अपने अपने घर चले जाते हैं और करीब रात 10 बजे जब यश के घर में सब सो जाते हैं तभी उसके कंप्यूटर से एक भयानक सा जीव निकलता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तूने मेरी डार्क वेब की काली दुनिया में अपना नाम लिखा है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। ओ क्या, अब तो इस दुनिया में तेरे दोस्तों को भी कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्म राक्षस यश को मार डालता है और फिर अगले दिन ईशान और अंकिता को पता चलता है कि यश मर चुका है और उसकी लाश उसके कंप्यूटर के पास से बरामद हुई है। यह सब सुनकर ईशान और अंकिता बुरी तरीके से डर जाते हैं और यश के घर जाते हैं तो देखते हैं कि यश की लाश में भयंकर तरीकों से किसी ने अपने नाखूनों से वार किया है। उन्हें यह जरा भी याद नहीं रहा कि उन्होंने कल रात उस डार्क वेब की दुनिया में कदम रखा था। पता नहीं हमारे दोस्त यश को किसने मार डाला। ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर जो भी होगा शायद जल्दी पकड़ा जाए। मगर यश की मौत के बाद यह सिलसिला थमा नहीं। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों के ऊपर उस खतरनाक ब्रह्म राक्षस का साया मंडराने लगा। जिन जिन घरों में कंप्यूटर था उन घरों की कंप्यूटर चलाने वाले लोग धीरे धीरे मरने लगे। एक दिन ईशान अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसके कमरे का कंप्यूटर जोर जोर से चलने लगता है और उससे एक वही ब्रह्म राक्षस निकलता है। मुझे आखिरकार वो दूसरा नाम मिल गया जिसके लिए मैंने बहुत से लोगों को मार डाला था, मगर अब तुझे मारकर मैं दूसरी बलि दूंगा। अच्छा, तो तुमने यश को मारा और बहुत सारे बेगुनाहों को भी मारा। तुम ही हो इन सब लोगों की मौत के कारण। हाँ, मैं ही हूँ इन सब का कारण और अगला तू होगा। क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? याद है तुम लोगों ने मेरी काली दुनिया पर अपने नाम लिखे थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी इजाजत के बिना मेरी काली दुनिया में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इतना कहकर वो ब्रह्म राक्षस ईशान की तरफ बढ़ता है और ईशान वहाँ से भाग जाता है। ईशान भागते भागते अपने पूजा वाले घर पहुँचता है और वहाँ से गंगा जल की बोतल का पानी लाकर पीछे आ रहे ब्रह्म राक्षस की तरफ फेंक देता है और वो ब्रह्म राक्षस जलने लगता है और जलते जलते ब्रह्म राक्षस बोलता है, आज तो तू बच गया, मगर कब तक बचेगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही इन गाँव वालों को। इतना कहने के बाद वो ब्रह्म राक्षस वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। ईशान बुरी तरीके से डर जाता है और अगले दिन अंकिता को पूरी बात बताता है और अंकिता को लेकर एक बाबा के पास जाता है और बाबा को पूरी बात बताता है। बाबा थोड़ा ध्यान लगाते हैं
और बोल पड़ते हैं, तुम दोनों ने बिना किसी सतर्कता के डार्क वेब की काली दुनिया में प्रवेश किया, अपितु उन पर अपने नाम भी लिख दिए। असल में वो ब्रह्म राक्षस काली दुनिया को वेबसाइट के माध्यम से चलाता है। अगर तुम तीनों ने बिना पूछे उसकी दुनिया में प्रवेश किया है तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो तो ईशान की किस्मत अच्छी थी कि उसने समझदारी से किसी तरीके से उसके ऊपर गंगा जल डाल दिया था, मगर इससे वो ब्रह्मा राक्षस और भी गुस्से में है। ये सुनकर दोनों रोने लगते हैं और रोते हुए अंकिता बोलती है, बाबा, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो जरूर होता है। आप कुछ करिए, हमारी मदद करिए बाबा, मदद करिए। हाँ, इसका एक ही तरीका है। मैं तुम्हें तुम्हारी उसी कंप्यूटर से उस ब्रह्म राक्षस की काली दुनिया तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम्हें उसको एक चांदी की तलवार से उसके दिल में मारना होगा। मगर बाबा, हमें ऐसी तलवार मिलेगी कहाँ? तुम्हें वो तलवार गांव की सबसे पुरानी मंदिर में मिलेगी, मगर उसकी रक्षा एक देवदूत करता है। वो तुमसे उस ब्रह्म राक्षस के बारे में सवाल पूछेगा। अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो वो तुम्हें तलवार देगा, नहीं तो तुम्हें वहीं पर मार डालेगा। हमारे गांव के पास वाले मंदिर में ही है। समय को बर्बाद ना करते हुए अंकिता और ईशान उस मंदिर की तरफ चलते हैं। तभी उन्हें इस मंदिर के दरवाजे पर एक देवदूत खड़ा दिखाई देता है। जब ईशान और अंकिता उस मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो वो देवदूत उन्हें वहां जाने से रोकता है। अंकिता और ईशान समय को बर्बाद ना करते हुए बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा उनको उस कंप्यूटर के सामने बैठाते हैं और आंखें बंद करने को कहते हैं और दोनों उस कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं। जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि वे दोनों उसी काली दुनिया में जा चुके हैं। तभी अचानक से वही ब्रह्म राक्षस उनके सामने आ जाता है और कहता है, तुम लोग आज खुद ही मरने मेरी दुनिया में आ गए। अरे ब्रह्म राक्षस जी, आज हम मरने नहीं, आपको मारने आए हैं। तू और मुझे मारेगा? हाँ? ब्रह्म राक्षस ईशान पर हमला कर देता है और पूरी तरीके से ब्रह्म राक्षस अपने नाखूनों से ईशान को मारने लगता है। ईशान घायल हो चुका था। तभी मौका पाकर अंकिता ब्रह्म राक्षस के दिल पर उसे चांदी की तलवार से वार कर देती है और वो ब्रह्म राक्षस डरावनी चीख के साथ वहीं पर मर जाता है। मगर मरते मरते वो ईशान को भी मार डालता है और जैसे ही ब्रह्म राक्षस पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, अंकिता अपनी दुनिया की तरफ बढ़ जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो अपने रूम में होती है और अपने आप से रोते हुए कहती है, काश मैं उस दिन यश और ईशान की बात मान जाती तो आज वो दोनों मेरे पास होते और हम इस बड़ी मुसीबत में न पड़ते। इस तरीके से उस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति मिल जाती है और काली दुनिया हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। चंदनपुर से लगकर एक खेड़ा गांव था जो बहुत ही सुनसान रहता था। एक दफा 4 दोस्त पूजा, अशोक, विनोद और प्रियंका कहीं घूमने निकले तो रात करीब 11 बजे उनकी गाड़ी खेड़ा गांव में अचानक बंद हो गई। अरे यार, ये गाड़ी को क्या हो गया? अब पहले ही इतना सुनसान इलाका है, ऊपर से रात के 11 बज रहे हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अरे इतना रोमांटिक मौसम है, ऊपर से आसपास कोई है भी नहीं। क्या बोलती हो पूजा? तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और क्या करना है वो सोचो। काफी रात हो गई है और बारिश भी होने वाली है। यहीं उतरना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो गया है और उसे ठंडा होने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। क्या आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी इस सुनसान गांव में? हाँ प्रियंका, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है कि हम किसी को बुला सके अपनी मदद के लिए। हम लोग उतर कर देखते हैं, हो सकता है कहीं कोई मिल जाए मदद के लिए। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं कि शायद कोई मिल जाए जिससे मदद ली जा सके।
कुछ दूर चल के उन्हें कुछ झोपड़ियां नजर आती हैं। मुझे वहां कुछ घर नजर आ रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए, शायद कोई मदद मिल सके। चारों दोस्त एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि झोपड़ी में और उसके आसपास घना अंधेरा होता है, उन्हें ठीक से कुछ नजर नहीं आता। अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। वो देखते हैं कि सामने एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है और आंखें खून से लाल है, एक बड़ी सी चादर ओढ़े खड़ा और उन्हें घूर रहा है। तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल इतनी भयानक क्यों है? अशोक उसकी बात काटते हुए कहता है। हम लोग की गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो गया है, क्या यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है? यहाँ कुछ नहीं मिल सकता सिवाय मौत के। तुम लोग अभी लौट जाओ वरना मारे जाओगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लौट जाओ। ये कहकर वो आदमी कुछ दूर चला जाता है और फिर गायब हो जाता है। तीनों दोस्त उस आदमी की ये बात सुनकर डर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी विनोद हंसने लगता है और कहता है, अरे यार, ये सब हमें यहाँ से भगाने की साजिश है। भला हमें कोई क्यों मारेगा? तुम लोग इसकी बातों पे ध्यान मत दो, चलो हम लोग किसी और से मदद मांगते हैं। फिर वो चारों दूसरी झोपड़ी में झांकते हैं, अंदर कोई नहीं होता। अशोक सबको इशारा करता है और चारों अंदर बैठ जाते हैं। पता नहीं ये किसका घर है, सब सामान मौजूद है यहाँ, बस घर वाले ही नहीं हैं। तभी पूजा की नजर पास के रखे एक घड़े पर जाती है जो पानी से भरा है और ताजा है। इस घड़े में देखो, पानी पूरा भरा हुआ है और बिल्कुल ठंडा है और मुझे तो बहुत कस के प्यास लग रही है। मेरे ख्याल से मुझे ये पानी पी लेना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, बल्कि प्यासे तो हम भी है, हमें भी पिलाओ पानी। सब लोग जी भरकर पानी पी लेते हैं और पानी पीकर उन्हें नींद आ जाती है। करीब आधी रात प्रियंका की आंख खुलती है तो वो देखती है बाहर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। वो बाहर निकलती है और देखती है कि वो लोग कुछ अजीब भयानक शक्ल के हैं। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और घर की तरफ पलटती है। जैसे ही वो पलटती है, कोई उसे पीछे से खींच लेता है। वो एक जोरदार चीख मारती है। उसकी चीख से अशोक की आंख खुलती है। वो देखता है कि प्रियंका कमरे में मौजूद नहीं है। वो उसे आवाज देने लगता है, प्रियंका, प्रियंका, कहाँ हो तुम प्रियंका? अशोक आवाज लगाता हुआ बाहर निकल जाता है तो उसे भी कुछ लोग घूमते हुए नजर आते हैं जो अजीब होते हैं। उन्हीं में से एक प्रियंका भी होती है जिसकी शक्ल अब भयानक हो चुकी थी। अशोक उसके पीछे जाता है और उसे आवाज देता है, प्रियंका सुनो, प्रियंका तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम पलट कर क्यों नहीं देख रही? उसकी बातें सुनकर प्रियंका पलटती है। उसकी शक्ल बहुत भयानक होती है। वो एक चुड़ैल बन चुकी है। वो अशोक से कहती है, चले जाओ वरना मारे जाओगे, चले जाओ, इससे पहले देर हो जाए। उसकी शक्ल देखकर अशोक डर जाता है और भागने लगता है। तभी उसे सब घेर लेते हैं और नोच नोच कर खा लेते हैं। अशोक की चीख सुनकर पूजा और विनोद की आंखें खुलती है। वो घबराकर उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव वाले उनके पास खड़े हैं, वो भी एकदम भयानक रूप में, जिसमें अशोक और प्रियंका भी शामिल है। विनोद और पूजा उन दोनों से कहता है, क्या हुआ तुम लोगों को? और ये भयानक लोग कौन हैं? और तुम लोग भी इनके जैसे क्यों दिख रहे हो? तब अशोक और प्रियंका अपनी भयानक आवाज में कहते हैं, हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमने गलती की। ये गांव इनका है और यहाँ किसी का भी अमल दखल इन लोगों को पसंद नहीं। और अब हम भी इसी गांव का हिस्सा है, इसीलिए तुम दोनों को भी मरना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें जाने दो। हमारा भी क्या कसूर था?
हम लोगों को रातों रात जिंदा जलाकर मार दिया ताकि इस गांव में बिल्डिंग्स और मॉल बन सके। तब से इस गांव में हमारी आत्मा भटक रही है और हमने किसी को यहाँ आने या रहने नहीं दिया। ये गांव सिर्फ हमारा है और तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें भी मरना होगा। ये कहकर सारे गांव वाले अशोक और प्रियंका भी मिलकर विनोद और पूजा को नोचने लगते हैं। पूजा उनसे जान बचाकर भागने की कोशिश करती है। वो गाड़ी तेजी से भगाकर सबको उड़ाती जाती है। गांव के आखिरी सिरे पर उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और जैसे ही गाड़ी टक्कर खाकर बंद होती है तो देखती है कि उसके कार के पिछली सीट पे उसी के दोस्त विनोद, प्रियंका और अशोक बैठे हैं एक भयानक रूप में, और वो उसे देखकर कहते हैं, पूजा तुम्हें भी मरना होगा। पूजा कार से उतरकर बाहर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। पूजा आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा विनोद हूँ। नहीं प्लीज, मुझे जाने दो। वो लोग धीरे धीरे उसके करीब बढ़ते हैं और फिर उसे नोच नोच के मार देते हैं। मुर्दे की सवारी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कामिल नाम का एक टैक्सी ड्राइवर जो बहुत ईमानदार और नेक था, मुंबई से मलाड तक सवारी को छोड़ता और लाता था। एक रात वो मलाड के कब्रिस्तान के पास खड़ा था किसी सवारी के इंतजार में, तो उसे अचानक पीछे की सीट से आवाज आई, मुझे बैंक स्टैंड ले चलो और पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारी सोच से ज्यादा बढ़ा दूंगा। बिना किसी सवाल जवाब के मुझे वहाँ छोड़ दो। कामिल थोड़ा सहम गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि ये शख्स आखिर कौन है और इसकी आवाज इतनी भयानक क्यों है। आखिरकार बैंक स्टैंड आ गया। बस मुझे यहीं उतार दो, पैसे सीट पर रखे हैं, ले लेना। ये कहकर मुर्दा कहीं गायब हो गया। कामिल ने पीछे पलट कर देखा तो नोटों की गड्डी रखी हुई थी। वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि वो बहुत गरीब था और टैक्सी भी उसने उधारी के पैसों से ली हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी बीवी को पूरा वाकया बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतने सारे पैसे एक ही रात में आ गए। इससे तो हम अपनी टैक्सी का पूरा कर्जा भी चुका देंगे। वैसे कौन था वो बेवकूफ आदमी जो इतना भाड़ा दे गया? पता नहीं, मैंने तो उसे देखा नहीं क्योंकि उसने मना किया था और मैं थोड़ा डर भी गया था क्योंकि उसकी आवाज बहुत अजीब सी थी। कामिल की बात सुन के शेष्टा जोर जोर से हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम उस बेवकूफ से डर गए जिसे ये भी नहीं मालूम कि बैंक स्टैंड जाने का कितना किराया होता है। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमें फोकट में इतने सारे पैसे मिल गए। कामिल की बीवी शेष्टा एक लालची औरत थी। उसे पैसों और जेवरात की बहुत हवस थी। कामिल उसे सुधारने की बहुत कोशिश करता है पर वो सुधरती ही नहीं थी। अगले दिन फिर कामिल को कब्रिस्तान के पास वही सवारी मिलती है। मुझे बैंक स्टैंड छोड़ दो, पीछे मुड़कर मत देखना। बिना कोई सवाल जवाब के वो उसे बैंक स्टैंड छोड़ देता है और फिर से उसे पीछे की सीट पर नोटों की गड्डी मिलती है। ऐसे ही हर रोज वो मुर्दा उसकी टैक्सी में बैठता था और बैंक स्टैंड पहुंचकर गायब हो जाता था। देखते ही देखते कामिल लखपति बन जाता है पर वो टैक्सी चलाना नहीं छोड़ता। एक दिन किसी काम से उसको शहर के बाहर जाना पड़ता है और वो अपने साले जुनैद से कहता है, जुनैद, मैं कुछ काम से शहर के बाहर जा रहा हूँ, आज से मेरी टैक्सी तुम चलाना। और हाँ, एक खास बात तुमको बतानी है। हाँ भाईजान बताइए। तुम मेरी अमीरी का राज जानना चाहते थे ना? हाँ भाईजान बताइए ना। मैं रोज रात को कब्रिस्तान से एक सवारी लेता हूँ। वो सवारी पीछे मुड़कर देखने को मना करती है। मैंने भी आज तक उसे नहीं देखा, तुम भी मत देखना। बस वो जहाँ कहे उसको छोड़ देना। वो जब चला जाए तब पीछे की सीट पर देखना, वहाँ तुम्हें नोटों की एक गड्डी मिलेगी। उसे लेकर बस चुपचाप घर लौटाना। हाँ भाईजान, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, आप बेफिक्र होकर जाइए।
कामिल जुनैद को समझाकर शहर चला जाता है और जुनैद वैसा ही करता है। वो कब्रिस्तान के पास अपनी टैक्सी खड़ी करता है तो उसे पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। मुझे बैंक स्टैंड ले चलो, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा दूंगा, पर पीछे मुड़कर मत देखना। जुनैद बहुत घबरा जाता है और पूरे रास्ते उसके चेहरे पर खौफ तारी रहती है। वो जैसे तैसे बैंक स्टैंड पहुँच। अरे बहन, ये तो कोई मालदार आदमी लगता है। जब ये किराए के इतने पैसे दे रहा है तो इसके पास कितनी दौलत होगी, जरा सोचो। अरे भाई, यही बात तो मैं कब से कामिल से कह रही थी कि जरा मालूम तो करो वो शख्स आखिर है कौन और कहाँ रहता है और उसके पास इतनी सारी दौलत कहाँ से है। दोनों भाई बहन एक नंबर के लालची होते हैं। इतना पैसा मिलने के बाद भी उन्हें और पैसे पाने की हवस हो जाती है और इसी हवस के चलते उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करते हैं, तुम मुझे उसका एड्रेस दो, वो जहाँ उतरता है वहाँ मैं पहले से मौजूद रहूंगी। तुम उसको उतारना, फिर अपन दोनों मिलके उसका पीछा करेंगे। जरा मालूम तो करें कि आखिर बैंक स्टैंड जैसा पॉश एरिया में उसका बंगला कौन सा है। वाह बहन, क्या दिमाग चलाया है, ये एक नंबर आइडिया है। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और आज ही करते हैं। दोनों भाई बहन अपने प्लान के मुताबिक तैयार रहते हैं। जुनैद सवारी को बिठाता है और बैंक स्टैंड की तरफ निकल पड़ता है। वो बस पहुंचने ही वाला होता है कि जुनैद अपने लालच में आकर फट से पलट जाता है उस सवारी को देखने के लिए। फिर क्या था, उस मुर्दे का खौफनाक चेहरा देखकर वो बहुत घबरा जाता है। फिर मुर्दा उसे गुस्से में देखकर कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे पलटकर मत देखना, अब तुझे मरना होगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तू कहने के लिए जिंदा रहेगा तब कहेगा ना। ये कहकर मुर्दा उसका सर जोर से पकड़ता है और पूरा घुमाकर उसकी मुंडी को तोड़ देता है। यहाँ श्रेष्ठा उसका इंतजार कर रही होती है कि अचानक से शोर उठता है। अरे ये क्या हुआ? अरे कैसे हो गया भाई साहब? अरे ये कौन है? आवाजें सुनकर श्रेष्ठा भी भीड़ की तरफ दौड़ती है और देखती है कि वो उसी का भाई जुनैद है जिसे किसी ने बेरहमी से सर घुमाकर मार डाला। वो रोती बिलखती घर आती है और कामिल को फोन करके पूरा वाकया बताती है। कामिल दूसरे ही दिन सुबह सुबह दौड़ता हुआ आता है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मार डाला जुनैद को? मुझे नहीं मालूम, ये सब कैसे हो गया, किसने मेरे भाई को मार डाला। श्रेष्ठा कामिल से अपनी प्लान वाली बात छुपा लेती है। कामिल को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि ये सब उसी सवारी ने किया है। श्रेष्ठा अपने दिल में सोचती है कि जरूर ये काम उस अमीर आदमी का है, उसको हमारे प्लान का पता लग गया होगा, इसीलिए उसने मेरे भाई को मार डाला। अब तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। अगले दिन जब कामिल अपनी टैक्सी लेकर कब्रिस्तान की ओर निकलता है तो श्रेष्ठा भी उसके पीछे पीछे जाती है। आज तो पता करके रहूंगी कि आखिर ये है कौन जिसने मेरे भाई को मार डाला। कामिल रोजाना की तरह कब्रिस्तान के पास खड़ा हो जाता है। यहाँ श्रेष्ठा भी छुपकर उसे देख रही होती है कि अचानक श्रेष्ठा को लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलट कर देखती है और घबरा जाती है। एक खौफनाक चेहरे वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसको देखने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। ये कहकर वो मुर्दा उसकी भी मुंडी मरोड़ देता है। यहाँ कामिल सवारी का इंतजार करके थक जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। पता नहीं क्या बात है, आज वो सवारी आई ही नहीं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो आज घर चला जाता हूँ, शायद आज नहीं मिलेगी सवारी। ये कहकर कामिल जैसे ही अपनी गाड़ी पलटता है तो देखता है कि सामने उसकी बीवी की लाश पड़ी है जिसकी मुंडी पूरी तरह से घूमी हुई है जैसे जुनैद की थी। ये देखकर वो घबरा जाता है और टैक्सी से निकलकर अपनी बीवी के पास भागता है। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा, ये कैसे हुआ और तुम यहाँ क्या कर रही थी? कामिल ये कहकर जैसे ही रोने लगता है इतने में वही सवारी की आवाज आती है। मैंने मार डाला इसे और इसके भाई को भी। क्या तुम वही सवारी हो जो रोज मेरी टैक्सी में बैठा करते थे? कामिल बिना पलटे ही अपनी बीवी को गोद में लिए उससे बातें करता है।
हाँ मैं वही हूँ, पर मैं जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मुर्दा हूँ। ये सुन के कामिल खौफ में तर हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। क्या मुर्दा? और तुमने जुनैद और श्रेष्ठा को क्यों मार डाला? मुझे पैसों की लालच में आकर कुछ चोरों ने मार डाला था। तब से मैं इसी रास्ते पर भटक रहा हूँ और जब भी मुझे इस रास्ते पर कोई भी लालची मिलता है मैं उसे मार डालता हूँ। तुम्हारी बीवी और जुनैद ने उसी लालच में आकर मुझे देख लिया, इसीलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। पर तुम नेक थे, तुमने मुझे कभी देखने की कोशिश नहीं की, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। अब तुम मेरे बारे में जान गए हो, अब तुम इस रास्ते पर दोबारा कभी मत आना। सुनने में आता है कि आज भी उस रास्ते पर कब्रिस्तान से रोज एक सवारी है